नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, ये हमारा जो पेपर है ये हमारा एनपीसीआईएल का पेपर है, जो कि हमारा पेपर हुआ था 11/6/2019 को। उसी का ये हमारा ऑफिशियल पेपर है। तो देखिए, ये सब जो भी आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं, चाहे वो बार्क का हो गया या एनपीसीआईएल का हो गया या फिर न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का हो गया या फिर आईजीसीआर का हो गया या वीईसीसी का हो गया, तो कोई भी हो, ये सब जो भी हैं डिपार्टमेंट आपका डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। और इन सभी का जो एग्जाम पैटर्न होता है और सिलेबस होता है, सब कुछ सेम होता है। तो अगर आप लोग इस एनपीसीआईएल के पेपर को देख लेंगे तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि आप जो भी बार का पेपर देने जा रहे हैं उसमें किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपके टर्नर और मशीनिस्ट ट्रेड में, जो आपका एडवांस पेपर होने वाला है। ठीक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा। हालांकि दोस्तों, बार्क में इससे थोड़ा टफ क्वेश्चन पूछा जाएगा क्योंकि आजकल कंपटीशन काफ़ी बढ़ता चला जा रहा है। ठीक, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा किस तरह से क्वेश्चन पिछले साल पूछे गए थे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों, यहाँ पर पहला क्वेश्चन यहाँ पर अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे यहाँ पर, लेकिन सबसे पहले हम लोग एग्जाम पैटर्न के बारे में देख लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारा जो है सेट ए है। यहाँ पर आपको अपना रोल नंबर भरना होता है। ये जो है हमारा पेपर है एडवांस टेस्ट, जो हमारा पेपर सेकंड होता है एडवांस टेस्ट, वो है। ये है देखिए हमारा आईटीआई टर्नर और मशीनिस्ट वालों के लिए कैटेगरी सेकंड के अंतर्गत जो एग्ज़ाम होता है। ठीक, आपको जो समय प्रोवाइड किया जाएगा कैटेगरी सेकंड का, जो सेकंड एग्ज़ाम होगा स्टेज 2 का, उसमें 120 मिनट का समय प्रोवाइड किया जाएगा। अब देखिए यहाँ पर जो अधिकतम नंबर रहेगा वो आपका 150 नंबर का रहेगा। और इसमें नंबर आप क्वेश्चन की अगर बात करें दोस्तों, तो इसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे। अगर एक क्वेश्चन सही होगा तो आपको 3 नंबर दिया जाएगा, एक क्वेश्चन अगर आपका गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। ठीक, यानी कि यहाँ पर 1/3 का आपको माइनस मार्किंग आपको देखने को मिलेगा। तो ये हो गया दोस्तों आपके एग्जाम पैटर्न के बारे में। अब आइए क्वेश्चन देख लेते हैं किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों, ये है हमारा ऑफिशियल पीडीएफ। ठीक, अब देखिए यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द नेसेसरी कंडीशन फॉर टर्निंग, यानी कि टर्निंग के लिए आवश्यक स्थिति क्या होती है। ऑप्शन है वर्क पीस हार्डर देन कटिंग टूल हार्डर देन वर्क पीस, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ दीज। तो देखिए दोस्तों, टर्निंग के लिए आवश्यक स्थिति ये होती है कि जो आपका कटिंग टूल होना चाहिए वह हार्ड होना चाहिए वर्क पीस से। ठीक, क्यों होना चाहिए? तो देखिए दोस्तों, जो इसे भी आप लोग काटेंगे, जो भी आपका जो कटिंग टूल रहेगा वो आपका हार्ड होना चाहिए वर्क पीस की तुलना में। अगर आपका वर्क पीस बाई चांस से हार्ड है और कटिंग टूल उतना हार्ड नहीं है, तो आपका क्या करेगा कि आपका टूल ही घिस जाएगा और वर्क पीस नहीं घिसेगा। तो वर्क पीस जो अगर आपका हार्ड रहेगा तो कटिंग टूल घिस जाएगा, लेकिन वर्क पीस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए क्या होता है कि जो कटिंग टूल होता है वह वर्क पीस की अपेक्षा हार्ड बनाया जाता है, ताकि क्या हो कि हमारा वर्क पीस पर कटिंग हो, ना कि कटिंग टूल का। ठीक, तो कटिंग टूल हमारा क्या होना चाहिए, वर्क पीस से हमेशा हार्ड होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पर कटिंग टूल जो होना चाहिए हमारा वह वर्क पीस से हार्ड होना चाहिए। ठीक, तो ये हो गया हमारा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि मूवमेंट ऑफ टूल पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ जॉब इज टर्म एज, वर्कपीस की धुरी के समानांतर में टूल के संचरण को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, वर्कपीस के धुरी के समानांतर में टूल के संचरण को हम लोग बोलते हैं दोस्तों लॉन्गिट्यूडिनल फीड। ठीक, तो देखिए दोस्तों, जो हमारा वर्कपीस की धुरी के समानांतर में रहेगा उससे हम लोग बोलते हैं अनुदैर्ध्य फीड या लॉन्गिट्यूडिनल फीड, और जो उसके क्रॉस में होता है उसे हम लोग बोलते हैं क्रॉस फीड। ठीक, अब देखिए यहाँ पर तीसरा नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, ए टेपर वर्क पीस हैज लार्जेस्ट डायामीटर कैपिटल डी इक्वल टू 80 mm दिया है, स्मॉलर जो डायामीटर है स्मॉल डी इक्वल टू दिया है 70 mm। कह रहा है टेपर जो दिया है 1/20 का टेपर है। कह रहा है फाइंड द टेपर लेंथ इन mm में टेपर की लंबाई बताइए। तो ये कह रहे हैं एक टेपर वर्क पीस की जो प्रमुख व्यास यानी कि जो बड़ा वाला व्यास है 80 mm है, और जो छोटा व्यास है आपका 70 mm है। टेपर जो दिया है 1/20 है। कह रहे टेपर की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो देखिए दोस्तों, जो हमारा शंकु टेपर है, यहाँ पर शंकुता टेपर है, तो टेपर इक्वल टू होता है दोस्तों यहाँ पर कि टेपर टी इक्वल टू होता है आपका कैपिटल डी माइनस स्मॉल डी अपॉन 2l। ठीक, तो यहाँ पर टी क्या होता है, हमारा टेपर रहता है, कैपिटल डी बड़ा वाला व्यास, स्मॉल डी छोटा वाला व्यास, यल जो रहता है हमारा लेंथ रहता है। तो इस तरह से दोस्तों, अगर यहाँ पर हम लोग इस फार्मूले में अगर हम लोग मान रखेंगे तो यहाँ पर देखिए हमें टेपर की लंबाई यानी कि यल का मान ज्ञात करना है। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमें यल का मान ज्ञात करना है,
टी का मान हमारा कितना दिया है दोस्तों, यहाँ पर टी का मान देख सकते हैं 1/20 दिया है, तो 1/20 रख दिए। कैपिटल डी का मान दिया है 80, माइनस स्मॉल डी का मान कितना दिया है, तो 70 दिया है, बटे कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यल का मान हमें दोस्तों बताना है, यल का मान हमें बताना है, तो यल का मान हम यहाँ पर इस तरह से यहाँ पर रख दे देंगे। अब देखिए यहाँ पर क्या है कि हमारा यहाँ पर कुछ कटेगा, तो देखिए दोस्तों ये 2 से काटेंगे तो हमारा 10 हो जाएगा, और यहाँ पर देखिए जो 80 में से 10 घटेगा, 70 घटेगा, तो हमारा कितना आ जाएगा, 10। अब देखिए यहाँ पर 10 का गुणा 10 में तिर्यक में अगर गुणा हो जाएगा तो यल का मान हमारा कितना आ जाएगा, यल इक्वल टू, सॉरी यहाँ पर हमारा यल होगा ये, तो यल इक्वल टू हमारा कितना हो जाएगा, 100। ठीक, तो यल का मान 100 हमारा, यानी कि तीसरे का सी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। ठीक, तो तीसरे का सी यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा 100। तो ये हमें आशा है कि आप लोग इसे समझ गए होंगे। ठीक, तो ये हो गया हमारा 100। अब चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन पर। यहाँ पर देखिए चौथा क्वेश्चन करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वर्क सपोर्टिंग डिवाइस, निम्न में से कौन सा वर्क को सहारा देने का उपकरण नहीं है। ऑप्शन है फेस प्लेट, फिक्सचर, स्पिंडल और है चक। तो देखिए दोस्तों वर्क को सहारा देने का जो उपकरण नहीं है वो है हमारा स्पिंडल। ठीक, जबकि फेस प्लेट, फिक्सचर और चक ये सब क्या करते हैं, वर्क पीस को पकड़ने का कार्य करते हैं। फेस प्लेट पर भी वो जाप को हम लोग पकड़ते हैं, फिक्सचर में भी जाप को यानी कि वर्क पीस को पकड़ते हैं, और चक में भी वर्क पीस को बांधा जाता है। ठीक, स्पिंडल ये हमारा वर्क पीस को सहारा देने का उपकरण नहीं है। ठीक, तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन कह रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोवाइड्स फाउंडेशन फॉर द होल मशीन, निम्नलिखित में से कौन सा पूरी मशीन के लिए नींव प्रदान करता है। ऑप्शन है टेल स्टॉक, कैरेज, हेड स्टॉक और बेड। तो देखिए दोस्तों जो पूरी मशीन के लिए जो नींव यानी कि जो बेस प्रदान करता है, फाउंडेशन का कार्य करता है, वो रहता है हमारा दोस्तों बेड। बेड जो होता है दोस्तों हमारा फाउंडेशन का कार्य करता है, जिससे कि पूरा मशीन का भार इसी पर अब पूरा का पूरा भार यही सहन करता है। बेड जो रहता है पूरा मशीन का भार इस यही सहन करता है। ठीक, तो बेड यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा छठा, कह रहे ए गियर व्हील हैज 36 टीथ एंड 3 mm मॉड्यूल, इट्स पिच डायमीटर इज इन mm। कह रहे गियर व्हील के दांत 36 दांत हैं, 3 mm का मॉड्यूल है, तो इसके पिच व्यास कितना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर व्हील के दांत 36 हैं और 3 mm का मॉड्यूल है और इसके पिच का मान ज्ञात करना है mm में, तो हमें एक फार्मूला पता है दोस्तों कि मॉड्यूल m इक्वल टू होता है व्यास यानी कि d बाई टीथ यानी कि t। तो m इक्वल टू d बाई टी फार्मूले का हम लोग यूज करके यहाँ पर मान निकालेंगे दोस्तों। हमें व्यास का मान ज्ञात करना है, तो d इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा m इंटू टी। यम यानी कि मॉड्यूल का मान कितना दिया है, तो मॉड्यूल है हमारा 3 mm का मॉड्यूल है। टी यानी कि टेथ की संख्या कितनी है, 36 है, तो 36 गुणे 3 यानी कि हमारा कितना हो जाएगा, 108 आंसर आ जाएगा। ठीक, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, छठे का हमारा सी वाला ऑप्शन यहाँ पर हमारा करेक्ट हो जाएगा, 108। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिए क्या कह रहा है, सातवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, ए होल इज बीइंग ड्रिल विथ 5 mm ड्रिल एट ए फीड ऑफ 0.1 mm per revolution and speed is 200 rpm, calculate the metal removal rate in mm क्यूब पर मिनट। कह रहा है 0.1 mm रिवोल्यूशन के फीड पर 5 mm ड्रिल द्वारा एक छेद ड्रिल किया जा रहा है, तो उसकी गति 200 rpm है, तो धातु हटाने की दर मीटर क्यूब प्रति मिनट में कितनी होगी। ठीक, तो इसका दोस्तों जो आपका आंसर आएगा वो आएगा 392 आएगा, 392.8। ठीक, अब देखिए यहाँ पर आठवां क्वेश्चन है। आठवां क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों कि टू कट ए राइट हैंड थ्रेड द स्पिंडल एंड लीड स्क्रू रोटेट्स इन। राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए स्पिंडल और लीड स्क्रू कितने डिग्री में या किसके बीच में घूमता है। तो देखिए जो राइट हैंड थ्रेड काटने के लिए स्पिंडल और जो लीड स्क्रू रहते हैं ये हमारे सेम डायरेक्शन है, यानी कि एक दिशा में ही घूमते हैं। ठीक, यहाँ पर हमारा बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, सेम डायरेक्शन। देखिए यहाँ पर हमारा नौवां क्वेश्चन कह रहा है कि 1 इंच इक्वल टू कितना mm होता है। तो देखिए दोस्तों कि 1 इंच इक्वल टू होता है आपका 2.54 सेंटीमीटर होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पर mm का मान पूछा है, तो देखिए यहाँ पर 1 इंच इक्वल टू होता है आपका
25.4 mm। ठीक, तो आपसे एग्जाम में कोई भी पूछ सकता है। तो 1 इंच इक्वल टू होता है आपका 25.4 mm, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, 9वें का सी। अगर यही आपका सेंटीमीटर में पूछता तो 200.54 सेंटीमीटर हो जाता। ठीक, अब देखिए यहाँ पर है दोस्तों हमारा 10वां क्वेश्चन। 10वां क्वेश्चन कह रहा है व्हाइल मशीनिंग कास्ट आयरन व्हाट शुड बी द कूलेंट, यानी कि कास्ट आयरन की मशीनिंग करने के लिए हम लोग किस प्रकार के शीतलक का प्रयोग करना चाहिए। ऑप्शन है एयर, केरोसिन, मशीन ऑयल, वाटर, कोल्ड वाटर। तो देखिए दोस्तों, कास्ट आयरन की मशीनिंग के लिए दोस्तों हम लोग जो यूज करते हैं, हम लोग यूज करते हैं ड्राई एयर का या फिर एयर का। ठीक, तो एयर यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन हमारा 11 नंबर का कह रहा है द एक्सियल एडवांसमेंट इन द वन रोटेशन ऑफ ए सिंगल स्टार्ट स्क्रू इज नोन एज डट 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 ऑफ द थ्रेड। सिंगल स्टार्ट स्क्रू के एक रोटेशन में अच्छी उन्नति को थ्रेड के किस रूप में जाना जाता है। देखिए, सिंगल स्टार्ट स्क्रू के एक रोटेशन में अच्छी उन्नति को थ्रेड के हम लोग पिच के रूप में जानते हैं। ठीक, तो पिच यहाँ पर दोस्तों हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा अगला क्वेश्चन है 12 नंबर का। 12 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ मच परसेंटेज क्रोमियम इन देयर इन हाई स्पीड स्टील। हाई स्पीड स्टील में कितना प्रतिशत क्रोमियम होता है। तो देखिए दोस्तों, हाई स्पीड स्टील में जो होता है उसमें जो क्रोमियम होता है वो होता है हमारा 4%। यहाँ पर हमारा 4% हो जाएगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारा 12 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा कि हाई स्पीड स्टील में जो क्रोमियम होता है वह हमारा 4% होता है। अब देखिए यहाँ पर हमारा 13 नंबर का क्वेश्चन है। 13 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है ए होल हुज लोअर डेविएशन इज 0 इज कॉल्ड बेसिस होल, विच वन ऑफ द फॉलोइंग लेटर इंडिकेट्स बेसिक होल। एक छिद्र जिसका निचला विचलन शून्य है उसे बेसिक छिद्र कहा जाता है। निम्न में से कौन सा अक्षर बेसिक छिद्र को दर्शाता है। तो देखिए दोस्तों, बेसिक छिद्र को दर्शाने का कार्य करता है वो हमारा यच रहता है। ठीक, तो 13 का यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 14 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि माइल्ड स्टील वर्क कैन बी मशीन्ड विथ विच रैक एंगल। माइल्ड स्टील का काम किस रैक कोण के साथ किया जाता है। तो देखिए, माइल्ड स्टील का जो काम किया जाता है यह किया जाता है दोस्तों आपका पॉजिटिव रैक एंगल के साथ। तो पॉजिटिव रैक एंगल यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन कर रहा है इन ए शेपर मशीन इफ द लेंथ ऑफ द कटिंग स्ट्रोक इज 10 mm एंड टाइम रिक्वायर्ड बाई द कटिंग स्ट्रोक इज 5 सेकेंड देन फाइंड द वैल्यू ऑफ कटिंग स्पीड इन mm पर सेकेंड। यदि शेपर मशीन में कटिंग स्ट्रोक की लंबाई 10 mm है और कटिंग स्ट्रोक के लिए 5 सेकंड का समय लगता है तो काटने की गति mm प्रति सेकंड में कितनी होगी। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर आएगा, तो देखिए mm प्रति सेकंड में, तो देखिए गति पूछा है तो यहाँ पर देखिए आपका mm का मान कितना दिया है यहाँ पर 10, और प्रति सेकंड पूछा तो यहाँ पर सेकंड का मान दिया है 5। ठीक, तो 10/5 यानी कि आपको कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 15 का ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा 2। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलॉय। निम्न में से कौन सा एक मिश्र धातु नहीं है। ऑप्शन है स्टील, कॉपर, ब्रॉन्ज, इसके बाद है ब्रास। तो देखिए, जो मिश्र धातु नहीं है वो है हमारा कॉपर। कॉपर हमारा क्या है, ये हमारा मिश्र धातु नहीं है, ये हमारा धातु है। ठीक, अब देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द पैटर्न ऑन द वर्क सरफेस कास्ड बाय द मूवमेंट ऑफ द कटिंग टूल इज कॉल्ड। कटिंग टूल के चलने के कारण वर्क पीस की सतह पर बनने वाले पैटर्न को क्या कहा जाता है। तो देखिए दोस्तों, कटिंग टूल के चलने के कारण वर्क पीस की सतह पर जो भी पैटर्न या खुरदुरापन आता है उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं बनावट या टेक्सचर बोलते हैं। ठीक, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा 17 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा, टेक्सचर। ठीक, अब देखिए 18 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ऑपरेशन ऑफ फिनिशिंग द एंड साइजिंग ए ड्रिल होल। ड्रिल किए हुए एक छिद्र को परिसज्जन और सही आकार देने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो देखिए, ड्रिल किए हुए एक छिद्र को परिसज्जित और सही आकार देने की प्रक्रिया को दोस्तों बोला जाता है रीमिंग। तो रीमिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए।
अगला क्वेश्चन यहाँ पर है दोस्तों 19 नंबर का, कह रहा है इन 1 इंच यहाँ पर दिया गया है BIS थ्रेड, तो 1 इंच इंडिकेट्स 1 इंच BS थ्रेड में 1 इंच किसको इंगित करता है? तो देखिए ये जो इंगित करता है दोस्तों, ये आपका इंगित करता है कि नॉमिनल डायमीटर ऑफ पाइप, पाइप का अंकित व्यास को ये बताता है। ठीक, तो ये हो जाएगा आपका ए वाला आंसर करेक्ट। अब देखिए यहाँ पर 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन इज प्राइमरीली इंटेंडेड फॉर प्रोड्यूसिंग फ्लैट सरफेसेज। कह रहा है सबसे उपयुक्त उत्तर का चयन करिए, निम्नलिखित में से कौन सी मशीन मुख्य रूप से सपाट सतहों के निर्माण के लिए अभिप्रेत है? तो ये जो हो रहता है दोस्तों, ये है हमारा शेपिंग, तो शेपिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, देखिए यहाँ पर 21 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है द ऑपरेशन ऑफ रिमूवल ऑफ मेटल बाय फीडिंग वर्कपीस अगेंस्ट ए रोटेटिंग कटर इज नोन एज। वर्कपीस को आवर्ती कटर के सम्मुख फीड करके धातु को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है दोस्तों मिलिंग। तो मिलिंग यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा 21 का डी। अब देखिए दोस्तों अगला क्वेश्चन है 22 नंबर का। 22 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है दोस्तों, कह रहा है कि डायमीटर ऑफ द कटिंग स्पीड ऑफ द शाफ्ट इन mm पर मिनट हुज डायमीटर d इक्वल टू 14 mm है एंड स्पीड इक्वल टू 50 mm है। एक शाफ्ट जिसका व्यास d इक्वल टू 14 mm, गति है 50 RPM, तो इसका काटने की गति mm प्रति मिनट में कितना होगा? तो mm प्रति मिनट में दोस्तों यहाँ पर पूछा गया है, तो कितना होगा? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर इसका जो आएगा मान वो आएगा आपका 2200। ठीक, तो 2200 आपके यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 22 का ए। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द क्वालिटी कंट्रोल अलाउ एट द मोस्ट 0.4 डिफेक्टिव पार्ट, हाउ मेनी डिफेक्टिव पार्ट्स कैन बी अलाउड इन ए प्रोडक्शन ऑफ 500 पार्ट। कह रहे गुणवत्ता नियंत्रण केवल 0.4% दोषपूर्ण भागों की अनुमति देता है, तो 500 भागों के उत्पादन में दोषपूर्ण भागों की अनुमति कितनी दी जा सकती है? देखिए दोस्तों 500 भाग है, ठीक, उत्पादन करना है, इसमें त्रुटि कितना है 0.4%, यानी कि 0.4/100। इसका मान ज्ञात करना है, यहाँ से दशमलव हटेगा तो ये 0 बढ़ जाएगा, ये 2 जीरो से ऊपर का 2 जीरो कट जाएगा। अब यहाँ से 5 से काटेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, अब यहाँ पर 2 से 4 को काटेंगे तो ये हमारा 2 आएगा, यानी कि हमारा 2 आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर 24 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है ए कटिंग टूल हैज फॉलोइंग स्पेसिफिकेशन 8, 14, 6, 6, 15, 20 और 4। व्हाट इज द नोज रेडियस ऑफ द टूल इन mm। एक कटिंग टूल पर निम्नलिखित विनिर्देश दर्शाया गया है 8, 14, 6, 6, 15, 20 और 4। टूल की नोक त्रिज्या का मान नोज रेडियस mm में कितना है? तो देखिए दोस्तों यहाँ पर नोज रेडियस पूछा गया है, तो नोज रेडियस जो होता है, जो हमारा लास्ट का अंक होता है वो हमारा नोज रेडियस को बताता है। ठीक, तो नोज रेडियस हमारा लास्ट वाला अंक कितना है 4 है, तो हमारा नोज रेडियस हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखिए यहाँ पर 25 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहा है यहाँ पर कि D1 एंड D2 आर डायमीटर ऑफ वर्क बिफोर एंड आफ्टर मशीनिंग रिस्पेक्टिवली, द डेप्थ ऑफ कट T इज। D1 और D2 क्रमशः मशीनिंग से पहले और मशीनिंग के बाद वर्कपीस के व्यास हैं, कट की गहराई कितनी होगी? देखिए कट की जो गहराई होगी, अब देखिए मशीनिंग के वर्कपीस का व्यास है, तो व्यास है देखिए, तो यहाँ पर आपका कट की जो गहराई होगी वह गहराई आएगा आपका कि D1 माइनस D2/2। ठीक, तो D1 माइनस D2/2 आ जाएगा यहाँ पर 25 का सी वाला ऑप्शन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 26 नंबर का। 26 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि सेलेक्ट मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन इसेंशियल एलिमेंट टू द मेक स्टेनलेस स्टील। सही विकल्प को चुनिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए एक आवश्यक पदार्थ होता है? तो देखिए दोस्तों स्टेनलेस स्टील बनाने के लिए सबसे जरूरी होता है आपका क्रोमियम। क्रोमियम क्या करता है, यह जंग प्रतिरोधी होता है, जिसके कारण जंग नहीं लगता है, इसलिए स्टेनलेस स्टील बनाने के सबसे उपयोगी क्या होता है? तो क्रोमियम होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 27 नंबर का, आ रहा है द ग्रेन साइज ऑफ ए ग्राइंडिंग व्हील इज इंडिकेटेड बाय नंबर, वेरी फाइन ग्रेन साइज इज द इंडिकेटेड बाय नंबर। ग्राइंडिंग व्हील के कण का माप संख्याओं से सूचित किया जाता है, बहुत बारीक कण का माप किस संख्या से सूचित किया जाता है? तो देखिए दोस्तों जितना
नंबर ज़्यादा रहेगा उतना ही वो बारीक माना जाता है। ठीक, तो यहाँ पर नंबर सबसे ज़्यादा 220 से 600 है, तो ये हमारा बहुत बारीक कण है। ठीक, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 28 नंबर का क्वेश्चन है। 28 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि हाउ डू यू रिकॉग्नाइज ए ड्रिल फॉर सॉफ्ट मेटल। आप नरम धातु के लिए ड्रिल को कैसे पहचानते हैं? बाय द चीजल एज एंगल, बाय द लार्जर हेलिक्स एंगल, बाय द स्मॉल हेलिक्स एंगल, नन ऑफ दीज। तो देखिए नरम धातु के लिए ड्रिल को हम लोग जो पहचानते हैं वह पहचानते हैं बाय द लार्ज हेलिक्स एंगल। ठीक, यानी कि बड़े हेलिक्स एंगल द्वारा। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। 29 नंबर का क्वेश्चन है, इन ए बोरिंग ऑपरेशन व्हाट विल बी द चेंज इन द डायमीटर ऑफ वर्क फॉर 1.5 mm डिस्प्लेसमेंट ऑफ टूल पॉइंट। एक बोरिंग ऑपरेशन में टूल बिंदु के 1.5 mm विस्थापन पर वर्क व्यास में कितना परिवर्तन होगा? तो वर्क व्यास में जो परिवर्तन होगा वो रहेगा हमारा 3 mm। तो 3 mm यहाँ पर हमारा 29 का सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 30 नंबर के यहाँ पर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मशीन यूज टू कट गियर इज कॉल्ड डट 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 मशीन। गियर काटने के लिए इस्तेमाल की जाने वाली मशीन को हम लोग कौन सी मशीन कहते हैं? देखिए दोस्तों, जिस मशीन पर हम लोग गियर के दांते काटते हैं उससे हम लोग बोलते हैं दोस्तों मिलिंग मशीन। तो मिलिंग मशीन के द्वारा ही हम लोग जो गियर हमारे रहते हैं उसी को बनाया जाता है। तो गियर के जो दांते होते हैं वह मिलिंग मशीन के द्वारा ही काटे जाते हैं। ठीक, 31 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द डिग्री ऑफ क्लोजनेस ऑफ द मेजर्ड वैल्यू ऑफ ए सर्टेन क्वालिटी टू रिस्पेक्ट टू इट्स ट्रू वैल्यू इज नोन एज। एक राशि की मापी हुई मात्रा से इसकी सही मात्रा की निकटता को क्या कहा जाता है? ऑप्शन है सेंसिटिविटी, प्रिसीजन, एक्यूरेसी और स्टैंडर्ड है। तो देखिए एक राशि की मापी हुई मात्रा से इसकी सही मात्रा की निकटता को हम लोग बोलते हैं दोस्तों एक्यूरेसी, यानी कि सटीकता। तो यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 32 नंबर का, कह रहा है कि लेथ मशीन इज मेड ऑफ। लेथ मशीन किसका बनाया जाता है? तो देखिए दोस्तों जो लेथ मशीन होता है ये जो होता है हमारा बनाया जाता है धातु का, यानी कि मेटल का। ठीक, तो लेथ मशीन हमारा धातु को बनाया जाता है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारा। 33 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, यहाँ पर कह रहा है ए टूल विच इज यूज टू इनलार्ज ए प्रीवियसली ड्रिल होल इज नोन एज। एक टूल जो पहले से ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? तो देखिए बोरिंग टूल है, इसके बाद फेसिंग टूल है, टर्निंग टूल है, ऑल ऑफ दीज हैं। तो देखिए एक टूल जो पहले से ड्रिल किए गए छिद्र को बड़ा करने के लिए प्रयोग में किया जाता है उसे दोस्तों हम लोग बोलते हैं बोरिंग टूल। ठीक, तो बोरिंग टूल यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है कि डिफरेंस ऑफ द टू लिमिट इन साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट इज नोन एज। वस्तु के साइज में दो सीमाओं के अंतर को क्या कहा जाता है? तो देखिए वस्तु के साइज में दो सीमाओं के अंतर को दोस्तों हम लोग बोलते हैं टॉलरेंस। तो टॉलरेंस यहाँ पर ऑप्शन नंबर हमारा सी करेक्ट हो जाएगा, टॉलरेंस। ठीक, 35 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहे हैं कि सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन विच टाइप ऑफ चिप इज प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग मशीनिंग ऑफ ए माइल्ड स्टील बार। सही विकल्प का चयन करें। एक माइल्ड स्टील बार के मशीनिंग के दौरान किस प्रकार की चिप का उत्पादन होता है? तो देखिए एक माइल्ड स्टील बार के मशीनिंग के दौरान जिस प्रकार के चिप का उत्पादन होता है वो हमारा रहता है दोस्तों कि कंटिन्यूअस चिप। तो कंटिन्यूअस चिप यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि ए टूल यूज टू कट आउटसाइड थ्रेड इज कॉल्ड। बाहरी थ्रेड काटने के लिए किस प्रकार के टूल का प्रयोग किया जाता है? तो देखिए बाहरी थ्रेड काटने के लिए दोस्तों हम लोग जो टूल यूज करते हैं वह टूल रहता है हमारा डाई। ठीक, अगला क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है द हेड स्टॉक ऑफ ए लेथ इज सिचुएटेड एट। लेथ मशीन का जो हेड स्टॉक होता है कहाँ पर स्थित होता है? तो देखिए दोस्तों जो हेड स्टॉक होता है वह हमारा स्थित होता है लेफ्ट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड। लेथ बेड के बाएं ओर रहता है। ठीक, तो लेथ बेड के जो बाएं तरफ रहता है वो हमारा हेड स्टॉक रहता है, और जो लेड यहाँ पर जो लेथ बेड के दाहिने ओर रहता है वो हमारा रहता है टेल स्टॉक। अगर यहाँ पर ये वाला ऑप्शन रहता तो यहाँ पर आपका आता टेल स्टॉक। टेल स्टॉक कहाँ रहता है? तो राइट हैंड एंड ऑफ द लेथ बेड।
तो वहाँ पर टेल स्टॉक रहता है और लेफ्ट साइड आपका हेड स्टॉक रहता है। ठीक, अब देखिए अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारा 38 नंबर का, कह रहा है कि द एंगल विच इज लेस देन 90 डिग्री इज कॉल्ड, जो एंगल 90 डिग्री से कम होता है उससे क्या कहा जाता है। तो 90 डिग्री से कम वाले को दोस्तों हम लोग बोलते हैं एंगल को एक्यूट या न्यून कोण एंगल। ठीक, तो एक्यूट एंगल यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अधिक कोण जो 90 डिग्री से अधिक होगा वो हमारा अधिक कोण हो जाएगा। सम कोण जो हमारा 90 डिग्री होगा सम कोण हो जाएगा। ठीक, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर हमारा जो अगला क्वेश्चन है 39 नंबर का, 39 नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द यूनिट ऑफ कटिंग स्पीड, निम्न में से कौन काटने की गति की इकाई का प्रतिनिधित्व करता है। मीटर पर मिनट है, मीटर पर मिनट है, इसके बाद मीटर स्क्वायर पर मिनट है, मीटर स्क्वायर पर मिनट है। तो देखिए दोस्तों कि काटने की गति जो हम लोग निर्धारित करते हैं दोस्तों, वह हम लोग निर्धारित करते हैं मीटर प्रति मिनट में। ठीक, तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा हमारा मीटर प्रति मिनट। 40 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है, कह रहा है वर्क पीस इज हेल्ड इन, वर्क पीस को कहाँ पर पकड़ा जाता है। तो देखिए वर्क पीस को दोस्तों हम लोग पकड़ते हैं चक में। ठीक, वर्क पीस को हम लोग चक में पकड़ते हैं। ठीक, 41 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच ड्रिल इज द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ ड्रिल यूज्ड फॉर ऑल पर्पज, सभी उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले सबसे आम प्रकार के ड्रिल का नाम क्या है। तो देखिए दोस्तों ऐसे ड्रिल को हम लोग बोलते हैं ट्विस्ट ड्रिल। तो ट्विस्ट ड्रिल यहाँ पर दोस्तों हमारा बी वाला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है हमारे यहाँ पर 42 नंबर कह रहा है इन ए ड्रिल विच पार्ट हेल्प द कूलेंट टू फ्लो टू द कटिंग एज, एक ड्रिल में कौन सा अंश शीतलक कूलेंट को कर्तनाग्र तक प्रवाह करने में मदद करता है। तो वो रहता है दोस्तों हमारा फ्लूइड्स। तो फ्लूइड्स हमारे यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 43 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि द बॉडी ऑफ द चीजल इज यूजुअली मेड इन द शेप ऑफ, छेनी का ढांचा आमतौर पर किस आकार में बनाया जाता है। तो छेनी का जो ढांचा होता है दोस्तों वह आमतौर पर बनाया जाता है राउंड यानी कि गोल बनाया जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पर 44 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज एन ऑपरेशन ऑफ रिमूविंग एक्सेस मेटल विथ द हेल्प ऑफ चीजल एंड हैमर, छेनी और हथौड़े से अतिरिक्त धातु को हटाने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए छेनी और हथौड़े से अतिरिक्त धातु को हटाने की प्रक्रिया को हम लोग बोलते हैं चिपिंग। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। 45 नंबर क्वेश्चन है कि 1 mm इज इक्वल टू कितना माइक्रोन, 1 mm में कितना माइक्रोन होता है। तो देखिए दोस्तों 1 mm में आपका माइक्रोन जो होता है वह होता है 1000 माइक्रोन। ठीक, 46 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज हार्डेस्ट मटेरियल। तो देखिए दोस्तों जो आपका हार्डेस्ट मटेरियल है वो आपको बताना है। तो देखिए सबसे कठोर सामग्री जो होता है दोस्तों वो होता है हमारा हीरा, सबसे कठोर सामग्री हीरा। तो 46 का यहाँ पर हमारा डी आंसर करेक्ट हो जाएगा हीरा। 47 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ ए होल इज मेजर्ड बाय इन माइक्रोमीटर, एक छिद्र का व्यास माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है। तो देखिए एक छिद्र का व्यास जो माइक्रोमीटर द्वारा मापा जाता है वो रहता है इनसाइड माइक्रोमीटर। तो इनसाइड माइक्रोमीटर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, 48 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है कि कन्वर्ट 5/10 इंटू द डेसिमल, 5/10 को दशमलव में बदलेंगे तो कितना आएगा। तो 5/10 यानी कि आपका 0.5। 48 का यहाँ पर हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है कि हाउ मच इज द एंगल ऑफ मेट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड, मैट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड का एंगल कितना होता है। तो देखिए मैट्रिक ट्रेपोजाइडल थ्रेड का जो एंगल होता है वो रहता है हमारा दोस्तों 30 डिग्री। ठीक, तो 30 डिग्री यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर 50 नंबर क्वेश्चन इन लेथ मशीन व्हेन द टूल इज फेड पैरेलल टू द रोटेशन ऑफ जॉब वर्क इट विल बी प्रोड्यूस विच सरफेस, एक लेथ मशीन में जब टूल को जॉब के घूर्णन के समानांतर में फीड किया जाता है तो यह किस प्रकार के सतह का निर्माण करता है। तो यह जो सतह का निर्माण होता है वो रहता है हमारा सिलेंड्रिकल यानी कि बेलनाकार। ठीक, तो 50 के यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा।
तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चन थे एनपीसीआईएल में। 11/6/2019 की ये हमारा पेपर है। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। बार्क का एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपके लिए पेपर एक तरह का मॉडल पेपर का कार्य करेगा। ठीक, वीडियो को शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।